हाँ, तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेस्पिरेशन की हम बात करें तो रेस्पिरेशन ही टॉपिक है हम लोगों का। हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि सबसे बड़ा टॉपिक था, बाकी सारे टॉपिक्स उतने बड़े नहीं है। मेन डाइजेशन वाला जो टॉपिक था वो काफी स्लो चल रहा था। अब देखिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं रेस्पिरेशन के बारे में। तो टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन देखिए रेस्पिरेशन की हम बात करें तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, फूड से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसको कॉमन लैंग्वेज में हम बोल तो देते थे कि द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी नोन एज रेस्पिरेशन। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के ही प्रेजेंस में होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन भी हमको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि रेस्पिरेशन होता कहाँ पे है। ठीक है, वेयर। तो वेयर का आंसर हमारा क्या होगा, इन ईच लिविंग सेल ऑफ बॉडी। बॉडी के हर लिविंग सेल में होता है। लिविंग सेल ऑफ बॉडी, सेल ऑफ बॉडी, बॉडी के हर लिविंग सेल में क्या होता है, रेस्पिरेशन हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, रेस्पिरेशन ये तो हो गया कहाँ। अगर मैं व्हाट क्वेश्चन को पूछूं कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो व्हाट का हमारे पास जगह क्या होगा या ऑप्शन क्या होगा। तो व्हाट हम डिफाइन कर सकते हैं कि रेस्पिरेशन जो होता है भाई, इट इज ए process to extract energy from food, energy from food, from food। अगर हम एनर्जी की बात करें तो ध्यान से समझिएगा इस चीज को। मान लो हम एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहे हैं भाई कि ये फूड मॉलिक्यूल, मान लो कुछ भी है, ये फूड है हमारा। इस फूड से एनर्जी हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, है ना। इस फूड से एनर्जी हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे। एंड ये जो एनर्जी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, अब ये एनर्जी तो हम निकाल लिए, मान लो निकाल लेते हैं उसको तोड़ के। ठीक है, सबसे पहले एनर्जी रहता कहाँ पे, या समझिएगा इस चीज को, एनर्जी बॉन्ड्स के बीच में रहता है। एनर्जी इज प्रेजेंट बिटवीन बॉन्ड्स, बॉन्ड्स के बीच में या बॉन्ड्स में ही एनर्जी होता है। बिटवीन की जगह बॉन्ड्स, इन द बॉन्ड्स लिख सकते हैं। मतलब बॉन्ड्स क्या है भाई, जो एक तरीके से अट्रैक्शन है ना इन बॉन्ड्स। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले रहे हैं, तो H2 मॉलिक्यूल लिए, तो H2 में एनर्जी कहाँ से होगा। देखो हाइड्रोजन आपने पढ़ा है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, यह हाइड्रोजन दूसरा एक इलेक्ट्रॉन। अब इसको डुएट पूरा करना है तो ये शेयरिंग करेगा, एंड शेयरिंग करने से क्या होगा, एक बॉन्ड बनेगा। कितना बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड, H, सिंगल H। तो ये एक्चुअली जो बॉन्ड है ना, इसी बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी लग जाता है। ठीक है, ये जो बॉन्ड है इसी बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी लग जाता है। तो यहाँ पे क्या है, एनर्जी इज स्टोर्ड, एनर्जी इज स्टोर्ड। कॉमन एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन लेके दिखाया है, लेकिन मेनली हाइड्रोजन के फॉर्म में नहीं होता है, हम बताएंगे अभी मॉलिक्यूल कौन सा है। तो एनर्जी यहाँ पे बॉन्ड के रूप में स्टोर्ड होता है। जब इस बॉन्ड को हम तोड़ते हैं, अगर बॉन्ड समझो ये बॉन्ड जो है ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करने के बाद क्या होगा, एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाएगा, एनर्जी रिलीज हो जाएगा। मतलब बॉन्ड के रूप में क्या होता है, एनर्जी स्टोर होता है, एंड बॉन्ड जब हम तोड़ते हैं तो एनर्जी निकल जाता है। अब सिंपल हमको यह समझना है कि फूड में एनर्जी हम निकालेंगे, तो इस एनर्जी को अगर ऐसे ही हम छोड़ देते तो ये थोड़े समय के बाद क्या होगा, हीट एनर्जी में बन के कन्वर्ट होके लॉस होके ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, बॉन्ड के रूप में स्टोर रहते हैं। फूड से जो एनर्जी एक्सट्रैक्ट किए हम लोग, ये एनर्जी, इसको हम लोग क्या कर दिए, stored in the form of bonds,
बॉन्ड्स, अब बॉन्ड भी तो ऐसा बनना चाहिए ना जो रिवर्सिबल हो, मतलब कि ऐसा नहीं कि ऐसा बॉन्ड बन गया कि जब हमको एनर्जी चाहिए तो फिर वो टूट ही नहीं रहा है। तो ऐसा हमको बनना चाहिए जो कि क्या है, बॉन्ड टूट सके। मतलब सिंपल समझो कि ऐसे बैंक में आप डिपॉजिट कर दिए जिसे पैसा निकाल ही नहीं सकते हो, तो पैसा वेस्ट है ना आपके लिए। आप फिर क्यों इतना मर के पैसा कमा रहे हो उसके बाद से उसको रख रहे हो। तो ऐसा बैंक में रखना चाहिए जो वक्त पड़े तो आप उसको निकाल भी तो सको। तो यही एनर्जी, एनर्जी मतलब जब हम उसको क्या कर रहे हैं, एक्सेस हमारे पास फूड क्वांटिटी में आता है तो हमारा एक्स्ट्रा जो फूड है, एनर्जी जो है वो स्टोर होता है। किस फॉर्म में, तो एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में जिसको हम लोग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। ठीक है, ये मॉलिक्यूल हमारा क्या हो गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। इसी के फॉर्म में क्या होता है, एनर्जी इसी में स्टोर रहता है। इसको शॉर्ट में आपने पढ़ा होगा, बहुत पढ़े भी है इसको, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहते हैं हम लोग, एंड इसको एटीपी भी बोला जाता है। नाम सुने एटीपी के बारे में? तो ये है एटीपी। ठीक है, ये है एटीपी। तो एटीपी के फॉर्म में क्या है, ये स्टोर्ड रहता है। एटीपी निहारिका एक कंपाउंड है, जस्ट लाइक वाटर हो गया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, उसी तरह एटीपी भी एक कंपाउंड है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कंपाउंड को कहते हैं। तो ये है, रेस्पिरेशन में यही चीज हो रहा है। अब देखो, रेस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ हम कह सकते हैं, मान लो एक सबस्ट्रेट हम ले लेते हैं कि भाई ग्लूकोज है, ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो एनर्जी कैसे निकलेगा, ये थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। एंड रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ कि ऑक्सीजन लग रहा है कि नहीं उसमें, तो वो दो तरीके का होता है, एक एरोबिक जिसमें लगता है, दूसरा एनारोबिक जिसमें नहीं लगता है। नोट करिए, तो यहाँ तक बता रहे। हो गया? देखिए, नेक्स्ट हम कह रहे हैं रेस्पिरेशन जो है ऑक्सीजन के बेसिस पे दो तरीके का है। लेकिन इससे पहले हमको समझने के लिए यहाँ समझिए इस चीज को, कि मान लो एक सबस्ट्रेट हम लोग ले लेते हैं, ग्लूकोज ही ले लेते हैं, C6H12O6। ये है क्या भाई, ग्लूकोज, ग्लूकोज हो गया। ये ये एक हम रखते हैं इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है। ये हम कह सकते हैं ये इनसाइड है। ग्लूकोज फॉर देखने के लिए कि रेस्पिरेशन कैसा हो रहा है, देखिए ये हो गया हमारा साइटोप्लाज्म का पार्ट, साइटोप्लाज्म का पार्ट, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, सेल
मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो जैसे ही अब एक और ऑर्गेनल हमको बनाना पड़ेगा। सर पिछला वाला स्लाइड एक बार और दिखाइए तो। पहले वाला। यस सर। डन सर, हो गया। देखिए एक ऑर्गेनल हमारे पास और है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। कौन सा ये ऑर्गेनल हो गया भाई, कोई बता सकता है? सर माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल, तो ऑर्गेनल हमारा क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो एक ऑर्गेनल हम यहाँ पे बना लिए, बिल्कुल दिव्यांशु कंगना। अब देखो जैसे ही ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में एंटर करता है ना, यहाँ कुछ एंजाइम्स होते हैं, एंड ये एंजाइम्स क्या है, इसको तोड़ देते हैं, पाइरुविक एसिड में तोड़ देते हैं। ग्लूकोज टूट जाता है पाइरुविक एसिड में। ठीक है, पाइरुविक एसिड में। अब ये पाइरुविक एसिड, क्योंकि देखो ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड है, पाइरुविक एसिड जो हमारा होता है ना वो 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। हाँ, तो फॉर्मूला इसका होता है C3H4O3। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है पाइरुविक एसिड का। तो देखो 3 क्योंकि कार्बन का बना हुआ है, तो 3 कार्बन का बना हुआ है, तो ये 2 मॉलिक्यूल पाइरुविक एसिड में टूटता है, 2 मॉलिक्यूल पाइरुविक एसिड में टूटता है। अब देखो अगर पाइरुविक एसिड यहां तक ये टूट जा रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर, ये जो स्टेप है यहां तक इसको ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज टूट रहा है, तो ग्लूकोज के लिए वर्ड हम लोग ग्लाइको लगाते हैं, तो इसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, अब दो कंडीशन है हमारे पास भाई। एक कंडीशन क्या हो गया, एक कंडीशन ये हो गया कि इसको ऑक्सीजन मिलता है, इसको पाइरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिलेगा, ये पाइरुविक एसिड है। एक कंडीशन क्या है, इसको ऑक्सीजन मिलेगा। दूसरा कंडीशन है हम कह सकते हैं इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ठीक है, एक कंडीशन में क्या है भाई, O2 जो है O2 प्रेजेंट, दूसरे कंडीशन में क्या हो गया, O2 जो है भाई एब्सेंट है, नहीं है O2। ठीक है, तो अगर O2 प्रेजेंट होता है तो ये जो पाइरुविक एसिड है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके टूटता है, एंड प्लांट हो या एनिमल हो दोनों में एक ही प्रोडक्ट निकलता है। ठीक है, और वो प्रोडक्ट क्या है भाई, वो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस इतना एनर्जी निकलता है ना कि लगभग 38 एटीपी मॉलिक्यूल बनता है। फिर से बोल रहे हैं, एनर्जी निकले, एटीपी नहीं, एटीपी नहीं निकलता है, एटीपी बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर इसको ऑक्सीजन मैं बना दे रहा हूँ फ्लो चार्ट, फिर आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो अगर पाइरुविक एसिड को ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है मिल रहा है, तो ये क्या है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाएगा। अगर ऑक्सीजन है मतलब सेल के पास ऑक्सीजन है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों ही केस में हम कह सकते हैं प्लांट प्लस एनिमल, दोनों ही केस में एक ही प्रोडक्ट निकाल रहा है। ये जो साइकिल है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसको एक साइंटिस्ट ने बताया था जिनका नाम क्रेब था, तो इसको क्रेब साइकिल कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके क्रेब साइकिल के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और 38 एटीपी निकालता है। लेकिन अगर मान लो कि इसको ऑक्सीजन जो है भाई एब्सेंट हुआ, नहीं मिल पाया, ठीक है, तो ये हो गया प्लांट, ये हो गया एनिमल।
ये है एनिमल्स, ये हो गया प्लांट्स। ठीक है, प्लांट और एनिमल दोनों ही केस में क्या है, ये क्या बना रहा है, प्लांट। अब देखो, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो फिर प्लांट में अलग प्रोडक्ट बनाता है, एनिमल में अलग। प्लांट में क्या बनता है, प्लांट में बनता है इथानोल C2H5OH, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस बहुत कम एनर्जी निकलता है। ठीक है, एनिमल्स के केस में ये क्या निकल रहा है, एनिमल्स के केस में लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड एंड 2 ATP। मैं लिख ले रहा हूं तो मैं बताता हूं। तो ये वाला जो प्रोसेस है, यहां से यहां तक समझो, यहां से यहां तक, ये क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये प्रोसेस हो रहा है, तो इस प्रोसेस को ऊपर वाले को एरोबिक कहते हैं। एंड नीचे से यहां तक जो प्रोसेस हो रहा है, ये कौन सा रेस्पिरेशन हो गया, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया। तो ऊपर का हमारा क्या है, रेस्पिरेशन एरोबिक है, नीचे वाला रेस्पिरेशन क्या हो गया, एनारोबिक हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो प्रोसेस है ऊपर का हमारा, तो देखो ऊपर वाला जो प्रोसेस है उसको हम लोग एरोबिक प्रोसेस कह सकते हैं, नीचे वाले को क्या कह सकते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये हो गया हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। वहीं पे ऊपर वाला क्या हो गया, एरोबिक रेस्पिरेशन। ये क्या हो गया, एरोबिक रेस्पिरेशन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया होगा, बता दे रहे। तो देखो क्वेश्चन पूछता है ना आपसे कि विच इज द कॉमन स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक। तो दिख रहा है कॉमन स्टेप क्या है, पाइरुविक एसिड तक तो बनेगा ही, दोनों में बनता है। अगर पाइरुविक एसिड तक दोनों में बन रहा है, ऑक्सीजन मिलता है तो क्रेब्स साइकिल के थ्रू प्लांट और एनिमल में एक ही प्रोडक्ट बनता है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो प्लांट में अलग इथानोल, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP। एनिमल में क्या है, लैक्टिक एसिड और 2 ATP। ठीक है, तो कॉमन स्टेप क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। क्वेश्चन में आता है कि विच इज द कॉमन स्टेप, तो भाई ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड तो बनेगा ही, चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो। तो सो ग्लाइकोलाइसिस इज द कॉमन स्टेप बिटवीन एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, समझ में आया सबको, नहीं आया। इथानोल होता है प्लांट वाले में, यस इथानोल होता है, यस इसका नाम इथानोल बोलते हैं, इसको इथानोल कहते हैं। इथानोल इज इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन हम आप क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर लॉग कंडीशन में, वाटर लॉग कंडीशन समझ रहे हो, जब क्या होता है एक्सेस पानी लग जाता है खेतों में, तब भी प्लांट क्यों मर जाते हैं, पानी तो उन्हें उनके लिए बेनिफिशियल होना चाहिए, पानी तो उनको चाहिए, तो क्यों मर जाते हैं।
कोई बता सकता है? ज्यादा कैपेसिटी के कारण, वाटर पॉल्यूशन के कारण। नहीं कंगना, नहीं निहारिका। क्यों? क्योंकि देखो, जब जरूरत से ज्यादा पानी हो जाएगा ना, तो समझना इस चीज को, सॉइल में कुछ क्वांटिटी में, सॉइल में जितना स्पेस है, सॉइल का पार्टिकल हम स्फेरिकल मान रहे हैं, ठीक है, तो जितना स्पेस है बीच में, इंटर सॉइल पार्टिकल स्पेस वही होगा। उसमें या तो एयर होगा या तो वाटर होगा। जब नॉर्मल केस में एयर भी रहता है कुछ और वाटर भी रहता है। प्लांट में कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया नहीं जाता है, तो हर पार्ट अपना अपना रेस्पिरेशन, अभी हम लोग पढ़ेंगे भी प्लांट्स में, ठीक है। एयर नहीं मिलता है, बिल्कुल अकम, एयर नहीं मिलता है। मेन कारण बता दे रहे कि प्लांट के केस में क्या है कि वो रेस्पिरेशन या गैसेस एक्सचेंज रूट अपना खुद कर रहा है सॉइल के अंदर। अब समझो पूरा अगर पानी भर जाएगा तो एयर जो भी प्रेजेंट है वो सारा निकल गया। उस केस में प्लांट जो है एरोबिक छोड़ के कैसा रेस्पिरेशन करने लगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन। और क्या बनाने लगा? इथानोल। और इथानोल प्लांट के लिए जहरीला होता है, टॉक्सिक होता है, तो प्लांट मर जाता है, ठीक है। तो कारण क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। कि प्लांट में क्या हो रहा है? इथानोल बनने लगेगा, और इथानोल के कारण क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन के कारण इथानोल बनेगा, और प्लांट के लिए क्योंकि वो टॉक्सिक है तो प्लांट को मार देगा। दूसरा चीज देखो, लैक्टिक एसिड की बात कर रहे हैं, तो मान लो कि कॉमनली कि आपका चलने का है, आप डेली चलते हो, ठीक है, आप वॉक करते हो, और वॉक करते हो लेकिन आपका जो आदत है, मान लो 2 ही किलोमीटर चलने का आदत है, तो कभी कभी ऑब्जर्व करोगे तुम जरूरत से ज्यादा हार्श कोई काम कर लेते हो जो चीज तुम नहीं करते हो, तुम्हारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मान लो कि तुम खेलते नहीं हो लेकिन तुम एक दिन खेल लिए, या तुम चलते नहीं हो एक दिन, 2 किलोमीटर ही मैक्सिमम चलते हो। अब 2 से स्ट्रेच बॉडी कितना करेगा? 2.5 करेगा, 3 करेगा। लेकिन अब तुम 15 किलोमीटर जाके चल के आ जाओगे तो क्या हो जाएगा कि कुछ देर तो बॉडी अपने आप को क्या करेगा? अडेप्ट करने की कोशिश करेगा। कैसे भाई? तो आप देखोगे आपका सांस जो है वो तेज चलने लगता है, तो हार्ट बीट बढ़ जाता है, तो जल्दी जल्दी हार्ट जो है पंप करने लगता है ब्लड को, कि जल्दी जो मसल्स है वहां तक ऑक्सीजन जल्दी जल्दी पहुंचे, क्योंकि मसल सेल सबसे ज्यादा पैरों के इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। दर्द होने लगता है, बिल्कुल। तो एक्चुअली क्या है कि कुछ देर आप चल लोगे या एक्सेस अगर फिजिकल वर्क कर लेते हो जो कि नॉर्मली करते नहीं हो, तो उस केस में क्या है कि जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है मसल्स में, तो मसल देखता है कि अरे भाई हार्ट जो है उसको तो एक लिमिट है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि वो मान लो 72 से 75 बार नॉर्मली धड़कता है। लाइंग कंडीशन में जब हम खड़े रहते हैं ना, तब भी हमारा हार्ट बीट जो होता है वो ज्यादा होता है, लगभग 78 79 या 80 के अप्रॉक्स आता है। चलना स्टार्ट करते हैं तो और बढ़ जाता है, तुरंत बढ़ जाएगा, वो 85 प्लस चला जाएगा। लेकिन आप देखोगे कि 100 तक जाएगा, 110 जाएगा, 120 जाएगा, ऐसा नहीं ना है कि 300 चाहिए, 400 चाहिए तो 400 बार धड़कने लगेगा, बिल्कुल नहीं है ऐसा। तो उसका भी एक क्या है, थ्रेशोल्ड लिमिट है कि वहीं तक जाएगा, उसके बाद से बॉडी क्या है, नहीं अब बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो क्या करेगा? आप देखोगे कि जो हमारे इसीलिए देखना तुम कॉमन एक्सपीरियंस से बता रहे, कभी तुम दौड़े हो ना सडन, तो देखना पेट के पास दुखने लगता है, ऐसा होता है क्या? तो ऐसा क्यों होता है? देखो, जैसे हम मान लो कि सडन हमारा हैबिट नहीं है दौड़ने का, हम दौड़ने लगते हैं, ठीक है, जॉगिंग नहीं कर रहे, हम दौड़ने ही लगे, तो क्या होता है कि पहले तो हमारा रेस्पिरेशन फास्ट होता है। रेस्पिरेशन फास्ट होने के लिए इसी, हाँ, रेस्पिरेशन फास्ट होने के लिए इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा जो नीचे से एक डायफ्राम होता है वो तेजी से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने लगता है, तो वही दर्द कर जाता है, उसी में पेन होने लगता है। इसीलिए देखो यहाँ पे जस्ट रिबकेज के नीचे ना एकदम साइड में दर्द करने लगेगा बहुत तेज, और फिर एकदम कुछ ही आदमी नहीं कर पाता है, एक कदम नहीं चल पाओगे फिर, क्योंकि इतना ज्यादा उसमें पेन होने स्टार्ट हो जाता है। दूसरा चीज कि मसल्स जो पैरों के हैं या जो भी एक्सरसाइज हम सडन कर रहे हैं, उसमें क्या बनने लगा, वो करने लगा जल्दी जल्दी, देखा कि अच्छा एनर्जी तो चाहिए, ये आदमी मान नहीं रहा है, एकदम ढीठ है, तो इसको क्या करेगा कि तुम चले ही जा रहे हो, और तुम्हारे पैर ऐसे थोड़ी ना कि पैर एकदम रुक जाएगा एक जगह पे जाके कि नहीं अब जिद पकड़ लिया कि नहीं आगे ही नहीं बढ़ेंगे, वो तो चल रहा है बेचारा, हम लोग उस पर जाती कर रहे हैं एक तरीके से, तो वो क्या करता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगता है। और उस केस में क्या हुआ? एटीपी तो प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन बहुत कम, तो और तेज करने लगेगा कि भाई जल्दी जल्दी इसको एटीपी चाहिए, तो उस केस में क्या बन रहा है? लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड क्रिस्टल जैसा होता है, और वो क्रिस्टल जैसा हमारे मसल में जम जाता है, और वही क्या हो जाता है, देखते हो मसल स्टिफ कर जाता है, उसको मस्कुलर क्रैम्प बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है? मसल स्टिफ कर जाता है, देखते हो। तो जब हम एक्सेस फिजिकल वर्कआउट करते हैं किसी भी सेंस में, जो कि नॉर्मल डेज में हम नहीं करते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर हमारे मसल्स में
एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के कारण क्या हो रहा है कि लैक्टिक एसिड बन रहा है जो कि मसल्स में डिपॉजिट हो जाता है। एंड मसल्स में डिपॉजिट होने के बाद ये क्या करवा दे रहा है, हम कह सकते हैं कि मस्कुलर क्रैम्प करवा देता है। तो देखने लगते हैं मसल बहुत स्टिफ कर गया, एकदम चला ही नहीं जा रहा है। फिर घर आएंगे, फिर इसको क्या करेंगे, गर्म पानी से सेकेंगे। जैसे ही हम बॉडी में ना कोई टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो वो चीज मेल्ट होने लगता है। तो क्रिस्टल जो बने वो सोल्यूबलाइज करते हैं, ऊपर से हम मालिश करते हैं उस पर। तो क्या होता है, सोल्यूबलाइज करके वो क्या हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है यूरिन से, एंड फिर नॉर्मल कंडीशन में मसल्स आ जाते हैं। ठीक है। तो मस्कुलर क्रैम्प है वो क्यों हो रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के कारण। क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड। ठीक है। उस समय सुमित जो कोई डांटता है तो आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है। तो ऐसा है कि हमारे किडनी के ऊपर ना एक ग्लैंड होता है जिसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। वो एड्रिनलिन निकालता है। एंड ये एड्रिनलिन के कारण ही क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा हार्ट बीट है वो बढ़ जाता है। मान लो सडन कोई जानवर आ गया तो हमको भागना है, कोई पूछता है तब भी, तो वो तो देखिए, ये तो बड़ा खराब हम कह सकते हैं। खराब क्या है, ये जनरल ह्यूमन बिहेवियर है कि आप जो है, आपको एक फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट नजर आता है, कि आप डिस्कम्फर्ट हो जाते हो, कि कोई आपसे सवाल पूछता है तो आपको डिस्कम्फर्ट लगता है। एक्चुअली ये प्रैक्टिस का चीज है। देखिए कोई भी ना शुरू से, या हम कह सकते हैं कि टोटल चीज एक स्किल है। चाहे वो स्किल ऑफ प्रेजेंटेशन हो, स्किल ऑफ हम कह सकते हैं कि अपने आप को पर्सनालिटी डेवलप करना, ये टोटल स्किल है, ओवर टाइम पीरियड आता है। एंड इसको कोशिश करना चाहिए कि हमको डेवलप करें। अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करो कि हाँ भाई, हम जो है वो एक तरीके से पब्लिक स्पीकर है नहीं, हमको बोलने में खराब लगता है, हमको हम स्टेज पे चढ़ जाएंगे तो हम परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये जो स्टेज फियर या फिर लोगों का फियर है ना, कि लोग जो है आपको मिस इंटरप्रेट करने लगेंगे, तो ये सब क्या है, एक तरह का से निगेटिव वाइब क्रिएट करता है आपके दिमाग में, और आपके पोटेंशियल को डिक्रीज करता है। इसीलिए ऑलवेज ट्राई टू इंटरेक्ट। जस्ट बिकॉज नहीं कि सामने वाले से हमको इंटरेक्ट करना है तो कुछ भी हम बेवकूफ टाइप का सवाल पूछ रहे हैं या कर रहे हैं। जो भी है आपको लॉजिक, वो आप जो मन में आ रहा है उस चीज को पूछ सकते हो, बात कर सकते हो। क्योंकि ऐसे क्या होगा कि आप ओवर टाइम पीरियड डेवलप करिएगा, एक दिन में कभी डेवलपमेंट नहीं होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हो सकता आपका। चलिए, ये हम लोगों का हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि रेस्पिरेशन जो है, ये तो दो तरीके का, एनारोबिक और एरोबिक हम लोग देख लिए। अब कुछ जो मैंने पॉइंट दो लिखवाया था, निहारिका लिखे नहीं है इसको अभी आप? अच्छा लिखिए तो सब कोई। तो दोनों पॉइंट्स को मैं लिखवा दे रहा हूँ, एक तो वाटर लॉक कंडीशन वाला, और दूसरा जो है वो मस्कुलर क्रैम्प। बहुत कंजेस्टेड हो गया, रुक जी erase करते हैं।
ये मैंने बताया इथानॉल है। इथानॉल ऊपर वाला क्या हो गया, ऊपर वाला एरोबिक रेस्पिरेशन, ग्रीन से करते थे, एरोबिक रेस्पिरेशन, नीचे वाला क्या हो गया, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ग्लाइकोलाइसिस इस दोनों के बीच क्या हो गया भाई, ग्लाइकोलाइसिस जो है ये तो कॉमन स्टेप है, कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन स्टेप है आपका। दिव्यांशु लिखवा दे रहे डेफिनेशन ऑफ एरोबिक। देखो हो गया, तो हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक और एनारोबिक में ना डिफरेंशिएशन लिखने को आता है, तो ये थोड़ा आप लिख लीजिएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम कह सकते हैं ये कहाँ होता है, इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। दूसरा क्या है भाई, दूसरा हम कह सकते हैं, दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है इसमें, तो मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड या मोर एनर्जी इज रिलीज्ड, रिलीज्ड। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि जो प्रोडक्ट है वो सेम होता है, प्रोडक्ट्स आर सेम इन केस ऑफ, सेम इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है एंड अकर्स इन बोथ साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन की हम बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ये, इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, ठीक है, इट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या होगा इसमें, क्या होगा, लेस एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, उसमें एनर्जी कितना है 38, इसमें कितना है 2, सोचो कितना कम है। प्रोडक्ट्स भी क्या होंगे, वेरिएबल होंगे, प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट, डिफरेंट in case of, as in case of plants and animals, in case of
प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है, ऑकर्स ओनली इन साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म। ओनली इन साइटोप्लाज्म लिखिए तो। हो गया, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट मैंने बताया क्या था, कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के समय प्लांट्स जो है वो मर जाता है, क्योंकि उसमें क्या है, हम कह सकते हैं इसको एक पॉइंट स्टार मार्क करके लिख सकते हैं, ड्यूरिंग वाटर लॉक्ड कंडीशन, वाटर लॉक्ड, जैसे मान लो अभी पानी इतना पड़ा, अब खेतों में पानी लग जाएगा तो जो भी फसल होगा बर्बाद हो जाएगा। हम कहते हैं ना कि हम सोचते हैं कि भाई किसान है उसके लिए बहुत फायदेमंद है, ऐसा नहीं, ज्यादा पानी हो जाएगा तो तुरंत मर जाएगा। ड्यूरिंग वाटर लॉक्ड कंडीशन, plants die due to anaerobic respiration, anaerobic respiration, anaerobic respiration performed by roots, performed by roots, as due to the process, due to the process, ethanol is formed, ethanol is formed, which is toxic to the plant, which is toxic to the plants, to the plants.
which is toxic to the plants. नेक्स्ट देखिए, एक और क्या बोला मैंने, when we exercise too much, then lactic acid is formed in the muscles due to anaerobic respiration, because of which muscles get stiffed muscles get stiff. This is known as muscular cramps. muscular cramps This is known as muscular cramps. ठीक है, इसी को हम लोग मस्कुलर क्रैम्प्स बोलते हैं. हो गया. हाँ सुमित, कुछ बोल रहे? सर एक क्वेश्चन है. हाँ बोलिए. सर why cricketers drink energy drink in a regular interval of time? बिकॉज एनर्जी ड्रिंक में ना मेनली कैफीन हाई क्वांटिटी में रहता है. ये कैफीन वही है जो कि कॉफी और टी में भी रहता है. तो एनर्जी ड्रिंक्स में काफी हाई क्वांटिटी में कैफीन ना एक स्टिमुलेंट होता है, ब्रेन को ना स्टिमुलेट करता है, अलर्ट रखता है. लेकिन हाँ, एक्सेस कैफीन जो है वो कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी को भी इंक्रीज करता है, मतलब हार्ट पे भी इफेक्ट करता है. ऐसा नहीं कि अब चाय पी पी के हम 10 रात जग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा. बीमार पड़ जाओगे, कोमा में चल जाओगे, मर जाओगे. तो अनरियलिस्टिक चीजों को नहीं करना है, कि जो चीज नहीं होगा. हाँ अगम में आपका आपका ही क्वेश्चन था क्या? हाँ बिल्कुल अगम में बोलिए. अंकित आज चैप्टर तो बिल्कुल नहीं कंप्लीट होगा, ये थोड़ा लंबा चैप्टर है. हाँ बिल्कुल. व्हेन फ्रैक्चर अकर्स, व्हिच पार्ट इज डैमेज? ऑब्वियसली बोन इज डैमेज. अंकित कब से? 7 जून से एग्जाम है. किस स्कूल में अंकित आप? अच्छा, सीपीएस में है. अच्छा, डेट एक्सटेंडेड हो गया है लेकिन
अच्छा, तो सीपीएस में आपका लाइफ प्रोसेस खत्म हो गया है क्या, पहला चैप्टर? तो ऑब्वियसली जहां तक हुआ होगा उतना ही पूछा जाएगा, डेली चल रहा है, हाँ तब तो खिंचाएगा ही। अच्छा कोई बात नहीं, देखिए ये इकलौता चैप्टर है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये चैप्टर ही बस टाइम लेगा, बाकी चैप्टर्स आपके टाइम नहीं लेंगे, आई प्रॉमिस। और बायो का सिलेबस साइंस में सबसे पहले ही खत्म होगा, इसके लिए अच्छा छोड़िए स्कूल का, तीनों में से आ रहा है तो कम कम ही आएगा बिल्कुल। चलिए हम लोग आगे बढ़ते, छोड़िए स्कूल का कहानी, स्कूल में अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं क्या चीज भाई, हमारे रेस्पिरेशन को। तो प्लांट्स की सबसे पहले हम बात करेंगे, प्लांट्स में रेस्पिरेशन हम लोग देखेंगे, फिर एनिमल्स में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अगर प्लांट्स में रेस्पिरेशन की हम बात करें तो कोई सिस्टम नहीं पाया जाता है, ठीक है, कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है, नो रेस्पिरेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, नो रेस्पिरेटरी सिस्टम इज फाउंड, सिस्टम इज फाउंड, नो रेस्पिरेटरी सिस्टम इज फाउंड, ठीक है। कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है, हर पार्ट जो है वो अपना रेस्पिरेशन खुद कर रहा होता है, ईच पार्ट परफॉर्म्स इट्स ओन ओन रेस्पिरेशन। यहाँ रेस्पिरेशन वर्ड ना हम लोग यूज कर, रेस्पिरेशन तो हर सेल करेगा, ठीक है। यहाँ पे वर्ड है रेस्पिरेशन का मतलब गैसियस एक्सचेंज, यहाँ वर्ड जो हम लोग रेस्पिरेशन प्लांट्स के लिए यूज करें इसका मतलब गैसियस एक्सचेंज, कि भाई गैस का जो एक्सचेंज है, क्या कोई सिस्टम है क्या कि जहाँ गैसियस एक्सचेंज होता है पूरे बॉडी के लिए? तो भाई प्लांट में ऐसा कोई सिस्टम नहीं पाया जाता है, हर पार्ट अपना खुद ही गैसियस एक्सचेंज कर रहा होता है। जैसे कि हम लोग बात करें तो हमारे पास तीन पार्ट्स हो गए, एक हो गया रूट, दूसरा हो गया स्टेम, तीसरा जो हो गया लीफ, ठीक है। सबसे पहले हम रूट्स की बात कर रहे हैं, भाई रूट्स हो गए, रूट्स, फिर क्या हो गया स्टेम्स, फिर क्या हो गए लीफ हो गए भाई, ठीक है। तीन पार्ट्स हो गए। अब देखो हर पार्ट के लिए अगर मान लो हम रूट्स की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, फाइन हेयर्स होते हैं, एंड इनको हम लोग रूट हेयर्स कहते हैं, जो कि जिसके थ्रू क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज करता है, ठीक है। ये क्या हो गया रूट हेयर्स, तो हम कह सकते हैं ये जो है वो रूट हेयर्स के थ्रू कर रहा है, रूट हेयर्स। अब स्टेम भाई दो केस हो सकता है, कौन कौन सा हो सकता है स्टेम, क्या हो मेरा उडी हो, दूसरा क्या होगा स्टेम ग्रीन हरा भरा हो, हर्बेसियस हो, थिन हो, सॉफ्ट हो। तो दो केस है, एक उडी स्टेम होगा, दूसरा ग्रीन, और इसी को हम क्या कह सकते हैं हर्बेसियस कह सकते हैं। जैसे मान लो सॉफ्ट स्टेम जो होता है, तो दो केस हो गया, एक है उडी, दूसरा है ग्रीन या हर्बेसियस। तो अगर हम उडी की बात करते हैं तो आप देखोगे कि उडी के केस में क्या होता है कि ये प्लांट ले लो, तो ट्रंक है तो ऐसे ऐसे उसमें रहता है, ऐसे ऐसे लाइनिंग पूरे ट्रंक में, तो इसमें स्मॉल होल्स होते हैं, एंड इन होल्स को लेंटी सेल्स कहते हैं, लेंटी सेल्स। तो उडी जब होगा तो लेंटी सेल से करेगा, वहीं पे क्या है ग्रीन और हर्बेसियस होगा, और लीफ में, दोनों के केस में हमको क्या देखने को मिल रहा है, दोनों के केस में टाइनी पोर्स होते हैं जिसको स्टोमेटा कहते हैं, दोनों में स्टोमेटा से ही रेस्पिरेशन कर रहा होता है। तो हमारे पास क्या हो गया भाई, हमारे पास रूट हेयर्स हो गए रूट्स में,
स्टेम में जब ऊडी होगा तो लेंटिसेल्स होगा, जब क्या है कि हर्बेसियस होगा तो स्टोमेटा होगा, और लीफ में भी टाइनी पोर्स होते हैं जिसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। तो ये है हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। हाँ फिर से बता दे रहे, लिख लीजिए, फिर से एक बार बता दे रहे। देखिए प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं भाई, तो प्लांट्स में कोई रेस्पिरेटरी, जैसे हमारे में रेस्पिरेटरी सिस्टम लंग्स वगैरह पाए जाते हैं, प्लांट में भाई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, हर पार्ट जो है अपना खुद ही रेस्पिरेशन या गैसेस एक्सचेंज कर रहा होता है। जैसे रूट्स की हम बात कर रहे हैं तो रूट हेयर्स के थ्रू होता है। स्टेम्स की बात कर रहे हैं तो दो तरह का हो गया, उडी और ग्रीन। उडी में क्या हो रहा है, लेंटिसल से करता है। ग्रीन की हम बात कर रहे हैं तो हर्बेसियस है तो स्टोमेटा से गैसियस एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, लीफ में और हर्बेशिया सिस्टम में दोनों में क्या होता है, स्टोमेटा से गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है। ठीक है, अब देखो प्लांट में भाई दो ना प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो रेस्पिरेशन हो गया, दूसरा क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस। लिख लिए क्या? लेंटिसेल्स क्या होता है निहारिका? लेंटिसेल्स होता है कि वुड, जैसे हम लोग देखते हैं ना, जो बार्क होता है उसमें देखना लाइनिंग लाइनिंग धारी धारी जैसा रहेगा, उसको ना बारीक से देखना ना मैग्नीफाइंग ग्लास में, तो उसमें छोटा छोटा छेद नजर आता है, उसी को लेंटिसेल्स कहते हैं। चलिए देखिए, हम लोग प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो दो हमारे पास प्रोसेस है। हम लोग को बार बार ना कंफ्यूजन होता है कि प्लांट ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है कि ऑक्सीजन लेता है। ये बड़ा ही कंफ्यूजन वाला है, ये शुरू से कंफ्यूजन क्रिएट करता आया है। ठीक है, क्योंकि बचपन में जो छोटे क्लासेस के बुक्स होते हैं उनमें थोड़ा सा लेस इंफॉर्मेशन, या हम कह सकते हैं आधा अधूरा इंफॉर्मेशन दिया रहता है। तो हमारे पास दो प्रोसेस है, यही है, CO2 लेता है एंड ऑक्सीजन छोड़ता है, यही गलत है कॉन्सेप्ट आपके पास। एक प्रोसेस क्या हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। एक क्या हो गया, हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस हो गया। दो हमारे पास प्रोसेस है। एक प्रोसेस क्या हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, पहले समझ लीजिएगा फिर लिखिएगा, क्योंकि पहले ही बना लीजिएगा तो आपको तो समझ में नहीं आएगा कि कैसे बनाना है। एक प्रोसेस रेस्पिरेशन है हमारे पास, एक प्रोसेस फोटोसिंथेसिस है। अगर हम लोग दोनों को कंपेयर करें ना, तो फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले तो ये जो प्रोसेस है ना हमारा रेस्पिरेशन, ये 24 आवर्स होता है। कोई ऐसा समय नहीं है जिसमें रेस्पिरेशन प्लांट नहीं करेगा। एंड ये कब होता है, डे टाइम में, डे टाइम में, दिन में होता है, सनी डे में। जैसे अभी रेनफॉल हो रहा है तो नहीं होगा। ट्रांसपिरेशन पिंकी बता देंगे। ट्रांसपिरेशन तो आई थिंक बताए थे जिस समय गार्ड सेल वगैरह बताए थे। तो रेस्पिरेशन की हम बात बोल रहे हैं, और फोटोसिंथेसिस देखो, तो एक चीज है इन के लिए और आउट के लिए। ठीक है,
इन आउट, ठीक है। दो है, एक है रेड फॉर इन एंड ग्रीन, सॉरी रेड फॉर आउट एंड रेड, ये ग्रीन। अब समझो इस चीज को, अगर रेस्पिरेशन की हम बात कर रहे हैं ना, तो रेस्पिरेशन में कॉन्स्टेंटली क्या होगा, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ठीक है। दिन के समय समझो, जब दोनों प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, दोनों प्रोसेस हो रहा है, ये ड्यूरिंग डे टाइम की हम बात कर रहे हैं, डे डे की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम डे की बात कर रहे हैं, दिन के समय। तो दिन के समय क्या हो रहा है कि CO रेस्पिरेशन, अभी हम रेस्पिरेशन को देखते हैं कि ऑक्सीजन भाई ये ले रहा है रेस्पिरेशन प्लांट और CO2 छोड़ रहा है। अब समझना, दिन में क्या है, रेस्पिरेशन ही अकेला नहीं हो रहा है, फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है। तो फोटोसिंथेसिस के केस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एंड ऑक्सीजन को छोड़ता है, ठीक है, ये प्रोसेस है। मैंने क्या बताया, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में ये प्रोसेस ना बहुत तेज होता है, ज्यादा एफिशिएंट है। तो मतलब अगर हम गैस की बात करें तो CO2 कम निकालता है जितना इस फोटोसिंथेसिस में CO2 इसको चाहिए, और इसमें क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा निकल जाता है इसकी तुलना में। मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन जितना चाहिए उसकी तुलना में यहाँ फोटोसिंथेसिस में ज्यादा ही ऑक्सीजन निकल रहा है, तो कुछ ऑक्सीजन क्या होता है, बच भी जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, CO2 क्या है, ले रहा है एटमॉस्फेयर से। तो जो रेस्पिरेशन में CO2 निकलता है ना, वो सारा का सारा यहाँ तो कंज्यूम हो ही रहा है, फोटोसिंथेसिस में ले लिया जा रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा CO2 उसको बाहर से भी लेना है, ये एक्स्ट्रा CO2 जो कि उसको एटमॉस्फेयर से लेना है, एटमॉस्फेयर से, ठीक है, एटमॉस्फेरिक। यहाँ पे क्या है कि ये ऑक्सीजन तो रेस्पिरेशन में चाहिए, लेकिन फोटोसिंथेसिस ज्यादा एफिशिएंट है, तो ऑक्सीजन निकल तो रहा है, तो यहाँ का जो ऑक्सीजन है वो यहाँ तो चला ही जा रहा है, लेकिन कुछ एक्सेस ऑक्सीजन जो है वो कहाँ जा रहा है, एटमॉस्फेयर में। तो दिन के समय हमको नेट मूवमेंट समझना है इस चीज को, ठीक है। रेस्पिरेशन में जो चीज हो रहा है ना वो अंदर ही मैनेज हो जा रहा है, मतलब जो इसको ऑक्सीजन चाहिए वो उसको फोटोसिंथेसिस से मिल जा रहा है, जो इसका CO2 निकल रहा है वो फोटोसिंथेसिस में लग जा रहा है। फोटोसिंथेसिस एफिशिएंट है, इसको ये रेस्पिरेशन वाला CO2 के बाद भी और भी CO2 चाहिए होगा, तो और CO2 तो लेता ही है ये, एंड इसमें ऑक्सीजन ज्यादा निकल रहा है जो रेस्पिरेशन को प्रोवाइड करने के बाद भी बच जाता है, तो वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। तो अगर मैं नेट मूवमेंट की बात करूं, नेट की, तो डे टाइम में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन क्या होता है, इन सॉरी ऑक्सीजन आउट होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होता है, इन होता है, नेट मूवमेंट दिन में। लेकिन यही समझो रात की हम बात करेंगे, तो रात में तो ये वाला जो प्रोसेस है इंटायर बंद हो गया, ये वाला प्रोसेस एकदम ही बंद हो गया है ना, तो ये प्रोसेस नॉर्मल होगा, मतलब ऑक्सीजन लेगा और CO2 छोड़ेगा। इसीलिए रात में प्लांट क्या है, ऑक्सीजन वगैरह नहीं देता है, ठीक है, वो सिंपल क्या है, ऑक्सीजन ले रहा है, तो आप भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो भी ऑक्सीजन ले रहा है, तो ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा। तो आप, बहुत लोग प्लांट के पास सफोकेशन होता है तो बोलते हैं कि नहीं यहाँ पे क्या है, भूत है इस प्लांट पे, हमको गला घोट रहा है, तो एक्चुअली गला वो नहीं घोट रहा है, हो भी सकता है, लेकिन हाँ साइंस के हिसाब से क्या है भाई कि आपको सफोकेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि प्लांट भी ऑक्सीजन ले रहा है, आप भी ऑक्सीजन ले रहे हैं। हाँ, इसलिए प्लांट के पास नहीं सोया जाता है निहारिका। समझ में आया सबको? हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन हाँ, इसको एक बात, मतलब सिंपल क्या है, दिन में दोनों प्रोसेस हो रहा है, रेस्पिरेशन में अंदर ही अंदर मैनेज हो जा रहा है, ये थोड़ा समझो अंदर अंदर मैनेज कर ले रहा है, इसमें जो ऑक्सीजन चाहिए वो फोटोसिंथेसिस से ले लेता है, ये जो CO2 छोड़ता है बाहर वो बाहर नहीं भेज पाता है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस वाला बोलता है कि लाओ हमको दे दो, क्यों तुम बाहर
भेज के पोल्यूशन करोगे, तो ये क्या कर देता है, वो फोटोसिंथेसिस में ले लेता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस में और भी CO2 चाहिए, तो नेट मूवमेंट CO2 को इसके अलावा भी बाहर से चाहिए। ये ऑक्सीजन जो निकाल रहा है ये यहाँ तो लग ही जा रहा है, लेकिन इसके अलावा बच जा रहा है, तो वो बाहर छोड़ रहा है। तो नेट मूवमेंट क्या है, ये वाला, CO2 लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, रात में ये प्रोसेस बंद, तो सिंपल क्या होगा, O2 लेगा, CO2 छोड़ेगा। अब देखो, रेस्पिरेशन प्लांट्स का तो हमारा खत्म हो गया, अब हमको एनिमल्स में पढ़ना है। ठीक है, ये प्लांट का इतना ही हमको पढ़ना था, अब हमको एनिमल्स में रेस्पिरेशन पढ़ना है। मेनली ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में ही पढ़ना है। हो गया क्या? निहारिका, अगले क्लास में रेस्पिरेशन खत्म हो जाएगा, अगली क्लास में हो जाएगा, फिर सर्कुलेशन भी स्टार्ट हो जाएगा अगली क्लास में। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हम लोग, वो है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। अगर एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या है, रेस्पिरेशन के लिए सिस्टम प्रेजेंट होता है। हम एनिमल्स लिखेंगे प्लस उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन लिखेंगे, इधर एनिमल्स लिखेंगे एक तरफ, और दूसरा उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन लिखेंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। एक एक करके देखते हैं हम लोग। हाँ पिंकी बोलिए। सर जैसे कि रात में ये ऑक्सीजन की कमी हो जाती है क्योंकि प्लांट्स ले लेते हैं इसको। हाँ, तो प्लांट्स के पास सोने से ही क्यों मतलब दम घुटता है सर? जैसे नाइट में सोने वक्त भी तो दम घुटना चाहिए, कहीं भी सोए। नहीं देखिए, ऐसे नहीं कि प्लांट सोने वक्त इतना ज्यादा ऑक्सीजन ले रहा है, अब एक ही जगह से ऑक्सीजन लेने लगेगा तो दिक्कत है ना। जैसे मान लो कि वो वही बात हो गया कि एक कमरे में 20 लोग आ गए, तो थोड़े समय के बाद सफोकेशन होने लगता है। ये सब आदमी ऑक्सीजन ले रहा है, CO2 छोड़ रहा है, CO2 लेवल वहां पे पर्टिकुलर बढ़ रहा है। तो एक ही जगह पे जैसे ठीक प्लांट के नीचे सो रहे हैं, तो वहां लगेगा कि भाई ये भी तो ऑक्सीजन ले रहा है, हम भी ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन का कमी दिखेगा। ओके सर। देखो, हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की, तो सबसे पहला जो एनिमल है हमारा, ये पढ़ना है कुछ यूनिसेलुलर एनिमल्स के बारे में। यूनिसेलुलर एनिमल्स, यूनिसेलुलर एनिमल्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं अमीबा हो गया, हमने पढ़ा था अमीबा को न्यूट्रिशन में। पैरामेशियम हो गया, पैरामेशियम, अमीबा पैरा, सॉरी पैमा लिख दिए, पैरामेशियम। इस केस में क्या है, हमको कोई रेस्पिरेटरी, अब है तो एक ही सेल का, तो कौन सा सिस्टम होगा भाई इसमें, मेशियम, पैरामेशियम। अब मान लो हम अमीबा की बात कर रहे हैं, तो अमीबा में क्या है, ऐसा सिंपल क्या है, डिफ्यूजन से होता है। मतलब ये बॉडी सरफेस से ही क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। तो इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हो गया इसका, बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस मतलब यहाँ पे क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। या बैक्टीरिया भी हो गया, फंगस के केस में भी बॉडी सरफेस से होता है बिल्कुल, लेकिन फंगस यूनिसेलुलर नहीं है ईस्ट को छोड़ के। दूसरा क्या हो गया, इसके बाद से हम कह सकते हैं
कि थोड़ा सा हायर में हमें पढ़ना है। जैसे इसके बाद से जस्ट हम कह सकते हैं हमको एनेलिड्स में पढ़ना है, जैसे अर्थवर्म हो गया, अर्थवर्म्स। अर्थवर्म्स में क्या है भाई, अर्थवर्म को हम लोग देखते हैं, इसमें भी बॉडी सरफेस से होता है, ठीक है, लेकिन इसका सरफेस क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है। अगर हम अर्थवर्म की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, मॉइस्ट लेयर होता है ऊपर से, ठीक है, मॉइस्ट लेयर होता है, ये ऊपर से हम लोग बात करते हैं, इसके मॉइस्ट स्किन से करता है, स्किन से रेस्पिरेशन होता है ना, तो उसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। स्किन के लिए वर्ड क्यूटेनियस यूज करते हैं हम लोग। तो अर्थवर्म में क्या है, मॉइस्ट स्किन से हो रहा है, मॉइस्ट स्किन। तो इस रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। स्किन वाले के लिए वर्ड याद रखिएगा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ये मॉइस्ट स्किन से। तो हमारे पास दो ऑर्गन आ गए, एक क्या हो गया, बॉडी सरफेस, दूसरा वाला क्या हो गया, मॉइस्ट स्किन। अर्थवर्म के बाद हम बात करते हैं इंसेक्ट्स की, ठीक है, देखिए तो इसको, फिर उसी तरह इधर हम लोग क्या लिख लेंगे, एनिमल्स लिख लेंगे। इधर क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। देखो नेक्स्ट जो है तीसरा, वो हम कह सकते हैं ये जो है, ये है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि लाइक आपका कॉकरोच हो गया, कॉकरोच, कॉकरोच। तो कॉकरोच के केस में हमको कैसा देखने को मिलता है भाई, कॉकरोच के केस में हमको कुछ, देखो ये जो ट्यूब हमको नजर आ रहा है ना, ये ट्यूब, ये एक्चुअली इसका एब्डोमेन है, ठीक है, ये एब्डोमेन हो गया इसका। ये अंदर ट्यूब का पूरे बॉडी में नेटवर्क होता है कॉकरोच के केस में, एंड ये ट्यूब का जो नेटवर्क है इसको हम ट्रैकिया के नाम से जानते हैं। तो ये जो ट्यूब का नेटवर्क है, जो व्हाइट वाला अंदर दिख रहा है, वो अंदर से पूरा क्या है, अंदर तो पूरा बॉडी होगा ना, तो पूरे बॉडी में ट्यूब्यूलर नेटवर्क फैला रहता है, एंड इस ट्यूब्यूलर नेटवर्क को हम क्या कह रहे हैं, ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकियल ट्यूब्स या ट्रैकिया के नाम से जानते हैं। तो इनमें कोई लंग्स वगैरह तो नहीं पाया जाता है, लेकिन इनमें पाया क्या जाता है भाई, इनमें ट्रैकियल ट्यूब्स या ट्रैकिया पाया जाता है। ठीक है, ये जो ट्रैकियल ट्यूब है इसको हम ट्रैकिया कहते हैं,
ट्रैकिया, या इसी को ट्रैकियल ट्यूब्स भी कहा जाता है, ट्रैकियल ट्यूब्स। ठीक है, एंड इसका जो ओपनिंग है ना, देखो यहाँ पे ओपनिंग जो है साइड में क्या होता है, एब्डोमेन होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि उसमें ना कॉकरोच में सेगमेंट्स बटा होता है, एंड हर सेगमेंट जो ज्वाइन रहता है ना, वहां पे क्या होता है, साइड में ओपनिंग होता है। जैसे हमारा नाक में जो छेद होता है ना, इसमें भी साइड में छेद होता है कि ट्रैकिया में एयर घुसे, एंड इन छेद को, ओपनिंग को स्पाइरेकल्स के नाम से जानते हैं, स्पाइरेकल्स। तो स्पाइरेकल क्या है, जस्ट लाइक नोस्ट्रिल, हमारे एयर जैसे घुसता है नाक में, इसमें क्या है, स्पाइरेकल के थ्रू क्या होता है, एयर एंटर करता है। इंसेक्ट के बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, तो फिशेज। फिशेज में हम जानते हैं किससे होता है, गिल्स। फिर हम बात कर रहे हैं किसकी, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस जो कि दोनों पे रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके क्या हो गए, फ्रॉग हो गया, फ्रॉग। अब एम्फीबियंस दो तरीके से रेस्पायर करते हैं, एक है ऑन लैंड, दूसरा है इन वाटर। तो दो रेस्पिरेशन हो गया। लैंड पे रेस्पिरेशन करते हैं लंग्स से भाई, एंड जब पानी में रहते हैं तो ये भी करते हैं मॉइस्ट स्किन से, मॉइस्ट स्किन से। ठीक है, लंग्स से रेस्पिरेशन को पल्मोनरी, जिस तरीके से स्किन को क्या बोलते हैं हम लोग, क्यूटेनियस कहते हैं, लंग्स वाले को पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। मॉइस्ट स्किन वाले को क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। एक और छूट गया, गिल्स वाले को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ब्रैंकियल बोलते हैं, ब्रैंकियल, इसको बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। तो सबके लिए ऑर्गन्स हो गए कौन कौन से भाई, हम कह रहे हैं एक हो गया हमारा क्या, ट्रैकिया। फिशेस के लिए क्या हो गया, गिल्स। इसके लिए क्या हो गया, लंग्स एंड मॉइस्ट स्किन। लास्टली ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, या हम कह सकते हैं रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में क्या होता है, लंग्स होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। देखिए, एम्फीबियंस की बात कर रहे हैं, तो एम्फीबियंस का कैरेक्टरिस्टिक, एम्फी मतलब होता है जो दो चीज पे रहे, बियंस मतलब सर्वाइवल होता है कि कहाँ किस सरफेस पे रह रहा है। तो पानी में भी रह सकता है, फिर लैंड पे भी रह सकता है। जब लैंड में रहता है तो लंग्स से करता है, जब पानी में रहता है तो लंग्स काम नहीं कर सकता ना, पानी चला जाएगा तो लंग्स खत्म हो जाएगा, तो मॉइस्ट स्किन से करता है। लंग्स से रेस्पिरेशन को पल्मोनरी कहते हैं, स्किन से क्यूटेनियस, गिल से ब्रैंकियल। हो गया, लास्ट हम लिख लेंगे, और रेप्टाइल्स हो गए, सॉरी, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, एंड मैमल्स हो गए जिसमें हम आते हैं। ये सारे के सारे क्या चीज से करता है, लंग्स। मतलब टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हम बोलेंगे तो कैसा होता है भाई, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन।
तो ये हम लोगों का रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स हो गया। सर हाँ बोलिए। सर फिश में गिल्स होता है ना, तो सर वाटर में रहती है तो वो गिल्स से ये करके रिस्पायरेशन अपना करती है, फिर जब बाहर निकलती है तो फिशेस में तो बाहर उनमें लंग्स नहीं होता है, तो इसीलिए तो एयर में नहीं कर पाता है ना, तो मर जाता है। उसके सर पास तो फिर कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ, देखो पानी में भी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, एयर में तो ऑक्सीजन नहीं, पानी में भी ऑक्सीजन रहता है डिसॉल्व्ड, H2O में नहीं रहेगा, अलग से ऑक्सीजन रहता है, गैस के रूप में रहता है, O2 के रूप में। तो जिस तरीके से लंग्स के पास कैपेसिटी है कि वो एयर से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करता है, गिल्स के पास है कि वो पानी से करता है। गिल्स ना एयर में काम करेगा ना लंग्स पानी में काम करेगा, इसीलिए हम पानी में डूब के मर जाते हैं और फिशेस को बाहर निकालते हैं तो वो मर जाती हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही काफी है, वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम रहेगा। नेक्स्ट क्लास में पूरा वो सिस्टम खत्म हो जाएगा, हम सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाएंगे। एक दिन लेगा सर्कुलेटरी सिस्टम, 1 से 2 दिन, हाँ 3 से 4 क्लास में खत्म हो जाएगा चैप्टर। और फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गया क्या? यस सर, मैग्नेट पे आ गए? अभी स्टार्ट नहीं हुआ मैग्नेट। अच्छा सर इसीलिए अभी खत्म हुआ है। फिजिक्स कंप्लीट हो गया, अब उसका ये रिवीजन होगा नेक्स्ट अच्छा क्लास में। और केमिस्ट्री में पहला चैप्टर हुआ? हाँ यस सर, हो केमिस्ट्री गया। कंप्लीट हो गया, एग्जाम के पहला पहले खत्म हो गया सर, सेकंड स्टार्ट हो गया। अच्छा ठीक। हो गया जिनका हो गया, कोई कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो लीव कर सकते हैं। बाय सर। ओके। हाँ अंकित, आज का वेदर अलग हो गया है। बाय कंगना। यस निहारिका, सबमिट कर दीजिएगा। हाँ अंकित देखे थे, आई थिंक आपके आप एक प्रभात कुमार दूसरे थे, मैंने उनको देखा है, आई थिंक वो मेरे फ्रेंड नहीं है, हम में से पढ़े हैं। कब वो पास आउट हुए हैं आप बताइएगा तो बता सकते हैं। सर